वेलकम स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने द्रव बूंद मॉडल देखा था, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। इसके बाद हम बात कर रहे थे सैगर चार्ट की कि n/z रेशियो क्या होता है, n/z अनुपात क्या है। देखें, प्रकृति में मेनली जो पाए जाते हैं नाभिक वो दो रूप से पाए जाएंगे, या तो वो स्थायी होंगे या फिर वो क्या होंगे, अस्थायी नाभिक। इन चीजों के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्थायी नाभिक किसे कहेंगे और अस्थायी नाभिक किसे कहेंगे। तो जरा सोचो, किसे कहेंगे स्थायी नाभिक? वे नाभिक जो कि अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय नहीं करते हैं। स्थायी नाभिक स्टेबल हैं और प्रकृति में हर चीज किसको पाना चाहती है, स्टेबिलिटी को भी। आज आप पढ़ रहे हो, पढ़कर आप जॉब लगना चाह रहे हो, बिजनेस करना चाह रहे हो, जो भी कुछ करना चाह रहे हो, आप क्यों करना चाह रहे हो? अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए जो कर रहे हो इस चीज को, मतलब आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो। इस चीज के लिए आप क्या कर रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो। तो स्थायित्व को प्रदान करने के लिए तो स्थायी नाभिक किन्हें कहेंगे कि जो नाभिक अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय नहीं कर रहे हैं, या हम ये कहें कि जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो कैसी बनी रहेगी, स्थिर बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। मतलब जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो परिवर्तित नहीं होगी। कौन से नाभिक कहलाएंगे? स्थायी नाभिक कहलाएंगे। और अस्थायी नाभिक किन्हें कहेंगे? जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब वो क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय करेंगे और साथ के साथ उनकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो कैसी रहेगी, यहाँ पर परिवर्तित होगी। मतलब वो चेंज लगातार होती रहेगी। कब तक चेंज होती रहेगी? जब तक कि वो अस्थायी नाभिक किसमें चेंज नहीं हो जाएंगे, स्थायी नाभिक में। अब कोई सा नाभिक स्थायी है और कौन सा नाभिक अस्थायी है, इस चीज का हम पता प्रैक्टिकली किस तरह से करेंगे। प्रैक्टिकली कैसे? प्रैक्टिकली यहाँ पर हमें पता करना है कि कौन सा नाभिक स्थायी है और कौन सा नाभिक अस्थायी है। तो क्या करेंगे, आप एक फोटोग्राफिक प्लेट से बना हुआ एक बॉक्स लेंगे, इस तरह से फोटोग्राफिक प्लेट से बना हुआ बॉक्स लेंगे और जो भी परमाणु अथवा नाभिक को आप देख रहे हैं उससे संबंधित जो पदार्थ है उसको इस फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर रखकर किसमें रख देंगे, डार्क रूम में। किसमें रख देंगे? डार्क रूम में रख देंगे। और कुछ देर बाद, घंटे भर बाद या 2 घंटे बाद इसको देखेंगे बॉक्स को, तो इस बॉक्स की जो फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट वही होती है जहां पर एक्सरे किया जाता है, वही वाली प्लेट होती है एक्सरे प्लेट, जो या फिर पहले जो कैमराओं में यूज की जाती थी। आजकल तो मेमोरी कार्ड है, लेकिन पहले किसमें यूज की जाती थी, वो कैमरे में। तो वो फोटोग्राफिक प्लेट को अगर हम देखें तो उस फोटोग्राफिक प्लेट पर इस तरह से सफेद सफेद धब्बे बन जाएंगे। अगर वो नाभिक कैसा है, अस्थायी, तो ये सफेद धब्बे किस वजह से बने उसमें? क्योंकि जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो प्रकाश से क्या होती है, प्रभावित होती है। अगर उस पर कोई भी रेडिएशन आ रही है, कोई भी ऊर्जा आ रही है, तो उससे फोटोग्राफिक प्लेट पर कैसे धब्बे बन जाते हैं, व्हाइट व्हाइट धब्बे बन जाते हैं। तो अगर ये नाभिक अस्थायी है तो अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय कर रहा है, तो ये क्षय कर रहा है तो मतलब एक तरह से अल्फा बीटा गामा कण अपने पास क्या रखे हुए रहते हैं, एनर्जी, ऊर्जा रखे हुए रहते हैं। मतलब वो ऊर्जा कहां पर आरोपित हो रही है, इसकी दीवारों पर आरोपित हो रही है। जैसे कि इसकी जो दीवार है वो उस पर कैसे धब्बे बन जाते हैं, व्हाइट धब्बे बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमने नाभिक रखा था या जो भी पदार्थ रखा था उससे संबंधित उसके जो नाभिक हैं वो कैसे हैं, अस्थायी हैं। मतलब वो अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय कर रहे हैं। और अगर उसमें कोई भी धब्बे नहीं है, जैसी फोटोग्राफिक प्लेट साफ रखी थी वैसी की वैसी हमें वो मिली घंटे 2 घंटे बाद, तो हम कह देंगे वो नाभिक स्थायी है। तो इस आधार पर, प्रैक्टिकली आधार पर हम उस नाभिक के स्थायित्व अथवा अस्थायित्व के बारे में क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। लेकिन सैगर ने क्या कहा कि ऐसे आपको जो चेक कर रहे हो आप फोटोग्राफिक प्लेट लेकर कि उसके बॉक्स में हम उस नाभिक को रख रहे हैं, उसके स्थायित्व और अस्थायित्व के बारे में पता कर रहे हैं, इतना काम करने की आपको जरूरत नहीं है। यदि आपको किसी भी नाभिक के, अगर आपको किसी भी नाभिक के न्यूट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या दे दी जाए, आप उस आधार पर भी, किसके, एन और जेड के आधार पर आप नाभिक के स्थायित्व के बारे में पता कर सकते हो कि वो नाभिक स्थायी है अथवा अस्थायी। तो इसके लिए उसने अपनी एक थ्योरी दी, एक सिद्धांत दिया जिसे बोलते हैं हम सैगर चार्ट या n/z रेशियो। तो उसके लिए उसने क्या करा, एक ग्राफ बनाया, सैगर चार्ट, चार्ट मतलब ग्राफ। तो उसने क्या करा कि स्थायी नाभिक जितने भी थे प्रकृति में, जितने भी स्टेबल नाभिक थे उनको लिया और उनका हमें पता करना है एन और जेड का मान। यदि उनका एन और जेड का मान पता है तो उसने पता किया उनका और उनके बीच में ग्राफ खींचा, जो भी नाभिक स्थायी थे उनके बीच में। इस तरह से यहां पर जेड की वैल्यू, यहां पर
इस तरह से यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की संख्या, वहां प्रोटॉन्स की संख्या, स्थायी नाभिकों को लिया और उनके मध्य एन और जेड की वैल्यू के बीच में उसने क्या किया, ग्राफ खींचा। तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से जिगजैग रेखा आई, इस तरह से कुछ एक जिगजैग रेखा आई। इसको और भी इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से एक रेखा आई, जिगजैग रेखा। तो यदि इस रेखा को देखें, ये लगभग 45 डिग्री के एंगल पर आई थी कि स्थायी नाभिकों के लिए उसके न्यूट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या में उसने एक ग्राफ खींचा, और वो ग्राफ किसके रूप में आया, एक जिगजैग रेखा के रूप में आया, जो कि आपको बोर्ड पर दिख रही है, इस टाइप से आया। तो इस आधार पर उसने कुछ सिद्धांत दिया। देखें एन और जेड 45, यानी कि 45 इधर है, बिल्कुल मिड में से होकर जा रही है। यदि मैं इसको डॉटेड करके इस तरह से देखूं, यहाँ पर डॉटेड करके इसको देखूं तो एक सीधी रेखा है। तो इस रेखा पर, इस रेखा को बोलते हैं स्थायी रेखा। तो इस पर तो n इक्वल टू जेड होगा, क्योंकि बिल्कुल मिड में से होकर जा रही है 45 के एंगल पर। तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर आप निकालते हो प्रवणता कितनी हो जाएगी इसकी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो y इक्वल टू इस पर x ही रहेगा, tan 45 का मान 1 हो जाएगा, और c x अक्ष पर, y अक्ष पर काटा गया अंतखंड कितना है 0, तो y इक्वल टू x, यानी कि n इक्वल टू कितना आ जाएगा, z आ जाएगा। कौन सी वाली रेखा पर, इस डॉटेड वाली रेखा पर। तो देखें जब जन नाभिकों के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या हल्की थी, मतलब छोटी थी, उनके लिए तो लगभग n इक्वल टू जेड था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, प्रोटॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, मतलब ये कहें कि द्रव्यमान संख्या बढ़ रही है, क्या कहें कि द्रव्यमान संख्या बढ़ रही है। तो उस आधार पर क्या देखा कि जैसे जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ रही है, तो उस आधार पर वो जो ग्राफ हमें प्राप्त हो रहा था स्थायी नाभिकों के लिए, वो कौन से क्षेत्र में चला गया, इस n ग्रेटर देन जेड वाले क्षेत्र में चला गया। देखो इस रेखा ने, डॉटेड वाली रेखा ने इस ग्राफ को 3 भागों में बांट दिया। एक तो लाइन वाला n इक्वल टू जेड, इधर वाला n ग्रेटर देन जेड होगा। इसमें जो भी पॉइंट होगा उसके लिए n की वैल्यू z से ज्यादा होगी, और इस वाले क्षेत्र में n लेस देन क्या होगा, z होगा, मतलब z की वैल्यू ज्यादा होगी। इस तरह से तो स्थायी नाभिकों के लिए लगभग तो कितना आ रहा था, n इक्वल टू जेड आ रहा है हल्के नाभिकों के लिए। लेकिन जैसे हम भारी नाभिकों के लिए देख रहे हैं, भारी नाभिक से मतलब जिनके लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है, उनके लिए हम बात करें तो उनके लिए n है ग्रेटर देन जेड वाले क्षेत्र में आ रही है। ये वाली रेखा कहां पर आई, n ग्रेटर देन जेड वाले क्षेत्र में आई। यानी कि यदि हम n में z का भाग दें तो कुछ एक से बड़ी संख्या आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर आती है वो लगभग 1.6। तो ये तो किसके लिए आई, भारी नाभिकों के लिए। और हल्के नाभिकों के लिए तो बल इक्वल कितना आ रहा है, n इक्वल टू जेड। तो n बाई जेड इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये कौन से नाभिकों के लिए रहा, हल्के नाभिकों के लिए, ये हल्के नाभिकों के लिए, और वो वाला भारी नाभिकों के लिए। ठीक है, इस तरह से वो बात हो गई थी कि n इक्वल टू जेड है, तो हल्के नाभिकों के लिए 1 आ रही थी इसकी वैल्यू, और भारी नाभिकों के लिए 1.6। तो इसने कहा, तो दोनों को अगर हम कंबाइन करके करें, ये भी स्थायी नाभिक है और ये भी स्थायी नाभिक है, तो कंबाइन करके अगर हम लिखें कि n बाई जेड की वैल्यू यदि 1 और 1.6 इसके बीच में है, तो उन नाभिकों को तो हम बोल देंगे कौन सा नाभिक, स्थायी नाभिक। और यदि n बाई जेड का मान 1.6 से ऊपर हो तथा n बाई जेड का मान लेस देन 1 हो, एक से कम हो और 1.6 से बड़ा हो, मतलब इस रीजन से बाहर हो, तो उस स्थिति में वो नाभिक कौन से हो जाएंगे, अस्थायी नाभिक। मतलब आपको अगर कोई भी न्यूक्लियस दे दिया जाए, उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या दे दी जाए, यदि वो किसी क्षेत्र में आ रही है 1 से 1.6 में आ रही है, तो हम बोल देंगे सीधा सीधा कि वो नाभिक कैसा है, स्थायी नाभिक है। और जो नाभिक के लिए n बाई जेड की वैल्यू 1.6 इधर आ रही है, या वह इस वाले क्षेत्र में पड़ रही है, n बाई जेड की वैल्यू यहाँ इस स्थायी रेखा पर पड़ रही है, ये पूरा क्षेत्र कहलाता है स्थायी क्षेत्र। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, देखें इस तरह से भी बना सकते हैं इस क्षेत्र को, ये ग्राफ है, अथवा करके इस तरह से भी बनाना है इसको कि ये थोड़ी ऊपर की ओर मुड़ाव है, इस तरह से सीधा तो चल रहा है लेकिन थोड़ा ऊपर जाके मुड़ाव हो जाता है इस तरह से, ये पूरा स्थायी क्षेत्र कहलाता है इस तरह से। ये वाला क्षेत्र जो कहलाता है स्थायी क्षेत्र कहलाता है, स्थायित्व क्षेत्र, स्थायित्व क्षेत्र। जो भी n बाई जेड, n और z के मान
इस वाले क्षेत्र में पड़ रहे होंगे वो तो सभी नाभिक स्थायी है, और जिनकी भी मान इसमें या इसमें रीजन में पड़ रहे होंगे वो सभी नाभिक क्या है, अस्थायी है। तो अस्थायी नाभिक स्थायी नाभिक में बदलने के लिए, कोई भी अस्थायी नाभिक है वो स्थायित्व को अगर प्राप्त करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, वहां पर अल्फा बीटा और गामा कणों को क्या करेगा, क्षय करेगा, और उसके द्वारा वो स्थायित्व को प्राप्त करेगा। किस तरह से वो अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय करके स्थायित्व को प्राप्त करेगा उसे देखेंगे। लेकिन पहले इसमें लिखें, पहले सैगल चार्ट N/Z रेशियो लिखें। वे नाभिक जो कि अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय नहीं करते हैं, वे नाभिक जो कि अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय नहीं करते हैं तथा जिनके लिए वे नाभिक जो कि अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय नहीं करते हैं तथा जिनके लिए प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है, तथा जिनके लिए प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है, स्थायी नाभिक कहलाते हैं, स्थायी नाभिक कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना, वे नाभिक जो कि अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय करते हैं, वे नाभिक जो कि अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय करते हैं वे नाभिक जो कि अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय करते हैं अर्थात जिनके लिए प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या परिवर्तित होती है, अर्थात जिनके लिए प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या परिवर्तित होती है, जिनके लिए प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या परिवर्तित होती है, अस्थायी नाभिक कहलाते हैं, अस्थायी नाभिक कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना इसके बाद, नाभिक के स्थायित्व का अध्ययन करने के लिए, नाभिक के स्थायित्व का अध्ययन करने के लिए नाभिक के स्थायित्व का अध्ययन करने के लिए प्रकृति में पाए जाने वाले सभी स्थायी नाभिकों, अध्ययन करने के लिए प्रकृति में पाए जाने वाले सभी स्थायी नाभिकों, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी स्थायी नाभिकों के परमाणु क्रमांक, सभी स्थायी नाभिकों के परमाणु क्रमांक Z व न्यूट्रॉन्स की संख्या n के मध्य ग्राफ खींचा जाए, परमाणु क्रमांक Z व न्यूट्रॉनों की संख्या n के मध्य ग्राफ खींचा जाए, तब इस ग्राफ को सैगल चार्ट अथवा NYZ ग्राफ कहते हैं। तब इस ग्राफ को सैगल चार्ट या NYZ ग्राफ कहते हैं। सैगल चार्ट अथवा
बाई जेड ग्राफ कहते हैं, जो कि निम्न प्रकार है, जो कि निम्न प्रकार है। इस वाले ग्राफ को बनाएं अथवा करके बीच में इसको नीचे बनाना, ग्राफ को पहले इसको बनाएं और उसके बाद नीचे बीच में अथवा करके इस वाले को बनाना नीचे। ये वाला क्षेत्र कहलाता है स्थायित्व रेखा क्षेत्र, स्थायित्व रेखा क्षेत्र। मतलब सीधा पता लगा सकते हैं हम नाभिक स्थायी या अस्थायी होने का। यहाँ से हमें वो फोटोग्राफिक प्लेट वाला एक्सपेरिमेंट नहीं करना होगा। तो दोनों ग्राफों को बनाए, फिर उसके बाद आगे लिखेंगे इसमें। सही से बनाना है इनको ग्राफ को। ये 45 के एंगल पे यहाँ तक, और इसको डॉटेड करके सीधी ही रेखा है ये बिल्कुल 45 के एंगल पर जुड़ जाएगी इस तरह से। के एंगल पर जा रही है वो रेखा, और उसके ऊपर ऊपर ग्राफ आएगा वो जिग रेखा जो आ रही है, स्थायी नाभिकों के लिए है वो रेखा। और उसके बाद अथवा करके इसको बनाना ग्राफ को। तो जो नाभिक स्थायी हैं इनके लिए तो जो वैल्यू रहेगी वो कहां से कहां तक रहेगी, 1 से 1.6 के बीच में रहेगी स्थायी नाभिक। और जो भी अस्थायी नाभिक होंगे उनके लिए 1.6 से ज्यादा या फिर 1 से कम होंगे अस्थायी नाभिक। तो अस्थायी नाभिक कौन कौन से रीजन में पड़ेंगे, या तो इस वाले रीजन में या फिर इस वाले रीजन में। तो वो क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय करके, कणों का अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय करके स्थायित्व क्षेत्र की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि हर कोई प्रकृति में स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। तो पहला जैसे हम मानते हैं कि अगर कोई नाभिक कौन सा क्षय कर रहा है, अल्फा क्षय कर रहा है, तो वो किस तरह से स्थायित्व को प्राप्त करेगा। देखो कि कोई भी तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक तो कितना है Z, और न्यूट्रॉन्स की संख्या उसमें कितनी है N। वो यदि अल्फा कण का क्षय कर रहा है, अल्फा कण किसको बोलते हैं 2He4 अल्फा कण है, इसका क्षय कर दिया उसने, मतलब उसने 2 प्रोटॉनों को निकाल दिया और 2 न्यूट्रॉनों को निकाल दिया, तो एक नया एलिमेंट बनेगा, नया तत्व बनेगा। उस नए तत्व का परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाएगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन निकाल दिए और 2 ही न्यूट्रॉन निकाल दिए, तो Z-2 और N-2 इस तरह से अल्फा क्षय होगा। तो इसको हम किस तरह से इस अल्फा क्षय को यहाँ पर दिखा सकते हैं, बताओ। अल्फा क्षय को यहाँ पर किस तरह से दिखा सकते हैं कि कोई भी तत्व है अपने प्रोटॉन्स की संख्या में 2 की कमी कर रहा है और न्यूट्रॉन्स की संख्या में 2 की कमी कर रहा है। माना कोई तत्व यहाँ पर है जिसके लिए Z की संख्या तो ये है और न्यूट्रॉन्स की संख्या ये है, ठीक है। यदि वो अल्फा क्षय कर रहा है तो उसकी Z की संख्या में 2 की कमी हो गई, Z की संख्या में 2 की कमी। इसको किस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से, Z की संख्या में 2 की कमी, ठीक है। तो Z की संख्या इधर तो बढ़ती है इधर घटेगी, तो उसने Z की संख्या में कमी की है तो इधर चलेगा। और उसके बाद क्या किया है, न्यूट्रॉन की संख्या में भी कितने की कमी की है, 2 की कमी की है। तो इस तरह से न्यूट्रॉन यहाँ पर आ गया। इसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या में कमी, तो नीचे की ओर जाएगा, वृद्धि होती तो ऊपर की ओर, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या नीचे की ओर चलने पर कम हो रही है। कोई भी तत्व यहाँ था, कोई भी ये X तत्व, इसने प्रोटॉन की संख्या में 2 की कमी की और न्यूट्रॉन्स की संख्या में 2 की कमी की। तो जो परिणामी है, दोनों सदिश एक ही दिशा में, तो विपरीत दिशा में इनका परिणामी सदिश किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। और वो किधर की ओर अग्रसर हो रहा है, इस परिणामी सदिश को देखो। अरे सदिश योग का त्रिभुज नियम नहीं पढ़ा कि 2 भुजाएं यदि एक ही दिशा में है तो तीसरी भुजा उनके किसको बताती है, परिणामी को, कि परिणामी किधर जा रहा है, परिणामी सदिश। तो हमने एक परिणामी सदिश देखा कि X तत्व है, इस पॉइंट पर आ गया बाई तत्व यहाँ पर, तो वो किधर की ओर अग्रसित हुआ, यहाँ की ओर अग्रसित हो रहा है। मतलब कौन से क्षेत्र की ओर अग्रसित हो रहा है, वो
स्थायित्व क्षेत्र की ओर अग्रसित हो रहा है। इसने कौन सा क्षय किया है, अल्फा क्षय किया है। और बीटा क्षय कितने प्रकार का होता है, बीटा क्षय दो प्रकार का होता है, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम पॉजिट्रॉन क्षय और इसको बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन का क्षय, इलेक्ट्रॉन क्षय। तो अगर हम दूसरा वाला देखें, ये पॉजिटिव क्षय यानी कि पॉजिट्रॉन का क्षय या बीटा पॉजिटिव क्षय, बीटा पॉजिटिव क्षय। तो इसके लिए कैसे मानेंगे कि कोई भी तत्व है एक्स जेड एन, वो क्या कर रहा है, एक पॉजिट्रॉन को निकाल रहा है। किसको निकाल रहा है, बीटा का पार्टिकल को निकाल रहा है स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। कौन सा नाभिक है ये वाला, अस्थायी है, ठीक है। कौन सा है ये, अस्थायी। और ये कौन सा है, स्थायी। और कब तक वो क्षय करता रहता है, जब तक कि वो इस वाले रीजन में नहीं आ जाएगा। तो यहाँ परिणामी को देखकर क्या लग रहा है कि अगर कोई नाभिक अल्फा क्षय कर रहा है तो वो किधर की ओर अग्रसित हो रहा है, स्थायित्व क्षेत्र की ओर। कौन सा क्षेत्र है ये वाला, डार्क वाला स्थायित्व क्षेत्र। तो पॉजिट्रॉन के लिए देखते हैं, ये है। तो ये क्या करेगा, एक पॉजिट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पर नया तत्व बनेगा जिसमें Z-1 और N+1 इस तरह से आएगा। अब ये अभिक्रिया किस तरह से लिखिए, देखो इसको कि इसमें आवेश संरक्षण का नियम लगना चाहिए। इधर आवेश टोटल कितना होगा, Ze, इधर आवेश Ze, तो इलेक्ट्रॉन निकलना है इस पर प्लस E, तो यहाँ से एक आवेश निकला है तो एक आवेश की कमी होगी तो Z-1, टोटल आवेश Ze ही बना रहेगा। यहाँ पर एक तो आवेश संरक्षण का नियम और एक द्रव्यमान संख्या संरक्षण का नियम। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या कितनी बनी हुई है, Z+N, Z प्रोटॉन है N न्यूट्रॉन है, तो Z+N। यहाँ पर भी कितनी बनी रहनी चाहिए, Z+N ही बनी रहनी चाहिए। तो एक प्रोटॉन कम हुआ है तो वो किस में चेंज हो गया है, मतलब न्यूट्रॉन में। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी नाभिक है उससे बीटा क्षय हो रहा है तो वो बीटा क्षय कब होता है, जब एक प्रोटॉन किस में परिवर्तित हो जाता है, न्यूट्रॉन में। मतलब एक प्रोटॉन की कमी हुई और वो प्रोटॉन किस में चेंज हो गया, न्यूट्रॉन में। तो उस स्थिति में कौन सा क्षय होता है, पॉजिट्रॉन क्षय होता है, ठीक है। और थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड कौन सा है कि E- क्षय या बीटा नेगेटिव क्षय। इसके लिए अब क्रिया को लिख सकते हो इसी के अकॉर्डिंग। दो नियम लगाने हैं, एक तो आवेश संरक्षण का नियम और एक द्रव्यमान संख्या A के संरक्षण का नियम। तो X Z N इस तरह से है। वो यदि इलेक्ट्रॉन का क्षय कर रहा है या बीटा माइनस लिख सकते हो, इसका क्षय कर रहा है तो कितना आएगा बताओ, नया तत्व जो बनेगा उसके Z+1 हो जाएगा, क्योंकि इधर आवेश कितना है Ze, तो इधर भी आवेश कितना बना रहना चाहिए Ze। तो वो कब बना रहेगा, ये प्लस ये माइनस E है और यहाँ पर Z+1 E है आवेश, तो टोटल कितना रहेगा Ze। और ये Z+1 हुआ है तो N-1 होगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या संरक्षण का भी नियम लगाना है। इधर द्रव्यमान संख्या कितनी है Z+N और इधर भी कितनी बनी रहनी चाहिए Z+N। मतलब ये कह सकते हैं कि जब भी किसी नाभिक में एक प्रोटॉन या ये कहें कि एक न्यूट्रॉन किसमें चेंज हो गया, एक प्रोटॉन में, उस स्थिति में कौन सा क्षय होगा, इलेक्ट्रॉन क्षय होगा, बीटा क्षय। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पर किस तरह से करेंगे, देखो Z-1 हो रहा है, एक तत्व है XZN जो कि बीटा पॉजिटिव क्षय कर रहा है, तो Z-1 Z के मान में एक की कमी इधर दिखाएंगे, इसको इधर दिखाएंगे और इससे छोटा दिखाना, क्योंकि एक की कमी हो रही है, यहाँ पर दो की कमी थी, क्योंकि इसकी लंबाई परिमाण को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या में एक की वृद्धि, तो न्यूट्रॉन की संख्या में एक की वृद्धि, तो ये ऊपर आ जाएगा। इन दोनों का परिणामी हम यहाँ से निकालेंगे, इस पॉइंट से इधर की ओर आ रहा है, कौन से क्षेत्र में आ रहा है, ये कौन सी दिशा में आ रहा है, स्थायी क्षेत्र की ओर। तो हम कह सकते हैं कि बीटा पॉजिटिव क्षय से भी अस्थायी नाभिक किसमें चेंज होगा, स्थायी नाभिक में। इसी तरह से इसमें देखें हम यहाँ पर, तो इसके लिए कैसे करोगे बताओ, बीटा नेगेटिव क्षय, बीटा नेगेटिव क्षय इस वाले रीजन के जो नाभिक होंगे, जो इधर पड़ रहे होंगे अस्थायी नाभिक, वो करेंगे कौन सा क्षय, बीटा नेगेटिव। कैसे कि Z+1 हो रहा है, Z+1, तो Z+1 तो इस तरह से होगा, और N-1 हो रहा है, N-1 का मतलब इधर नीचे की ओर न्यूट्रॉन की संख्या कम होगी, परिणाम इधर इस तरह से आएगा। तो ये वाला क्षय कौन सा हो जाएगा, बीटा नेगेटिव क्षय। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि बीटा नेगेटिव क्षय को मैंने इस वाले रीजन में क्यों नहीं दिखाया, तो देखते हैं इधर कि इधर वाले क्षेत्र के नाभिक क्या बीटा क्षय करेंगे, अर्थात जिन नाभिकों के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इस क्षेत्र में होगी, क्या वो बीटा नेगेटिव क्षय करेंगे। देखो Z+1 है, मतलब इस तरह से, N-1 है यानी कि इस तरह से, दोनों का परिणामी कौन सी दिशा में आएगा, इस तरह से। तो ये तो स्थायित्व क्षेत्र से दूर भाग रहा है,
जबकि अस्थायी नाभिक तो क्या करना चाहेगा, स्थायित्व को प्राप्त करना चाहेगा, इस रीजन की ओर भागने की कोशिश कर रहा है। परिणाम इस दिशा में आना चाहिए, यहाँ पर इधर आ रहा था, यहाँ पर भी इस दिशा में आ रहा था, यहाँ पर भी इस दिशा में आ रहा है, इसलिए इस क्षेत्र के नाभिक क्या करेंगे, बीटा नेगेटिव। यदि इसी अल्फा 6 को मैं यहाँ रखता तो यहाँ पर ये परिणाम इस दिशा में आता, तो मतलब इस क्षेत्र के नाभिक अल्फा 6 नहीं करेंगे। इसी तरह से मैं अगर इस वाली सदिश को यहाँ रखता तो इसकी दिशा ये आती, तो ये भी स्थायी क्षेत्र से दूर की ओर भाग रहा है। तो हम ये कह सकते हैं अल्फा और बीटा 6 जो 6 किया जाएगा, कौन से क्षेत्र से किया जाता है, हमेशा जिनके लिए लेस देन जेड हो, और बीटा नेगेटिव 6 हमेशा किया जाएगा कौन, किन के लिए, जिनके लिए n ग्रेटर देन जेड हो, जिनके लिए n ग्रेटर देन जेड हो, इस तरह से। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में लिखाऊंगा पूरा, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है। अल्फा बीटा और बीटा नेगेटिव इस तरह से, ठीक है।